Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our approaches to Indian philosophy syllabus, semester 5, Bachelor of Arts in Philosophy. So today's article will be, not article, but yeah, today our resources Bertrand Russell's Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. तो ये जो टॉपिक है ये पार्ट ऑफ अ लार्जर एक बुक का पार्ट है, बट हम लोग इसमें से सिर्फ एक चैप्टर 5 पढ़ेंगे. प्रीवियस चैप्टर्स में जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन डिटेल, बट प्रीवियस चैप्टर्स में वी हैड वी स्टडीड, और मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में देयर वाज अ मेंशन ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स. ठीक है, द फैक्ट्स, द ट्रूथ्स, द स्टेटमेंट्स. ओके, रसल उन चीज़ों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करते हैं. सो नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स के बारे में पिछले चैप्टर्स में बात की गई थी, लेकिन इस चैप्टर में अब हमारा मेन फोकस होगा नॉलेज ऑफ थिंग्स के बारे में. तो 2 टाइप्स ऑफ नॉलेजेस बर्ट्रैंड रसल बताते हैं, नॉलेज ऑफ ट्रूथ, नॉलेज ऑफ थिंग्स, जिसमें से हमारा ये चैप्टर जो है वो फोकस्ड है नॉलेज ऑफ थिंग्स के ऊपर. अब नॉलेज ऑफ थिंग्स जो है, इसमें सबसे पहली कैटेगरी इज नॉलेज बाय अक्वेंटेंस. नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है वो नॉलेज ऑफ थिंग्स से, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट नॉलेज एक तरीके से है. सिंपलेस्ट इन द सेंस कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. नॉलेज बाय अक्वेंटेंस लॉजिकली इंडिपेंडेंट है. लॉजिकली इंडिपेंडेंट मतलब कि उसको नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स की जरूरत नहीं है. हालांकि ये बात अलग है कि अक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय अक्वेंटेंस एंड नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स जो है वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. या जब हमें अगर हमारे पास अक्वेंटेंस है तो हमारे पास नॉलेज ऑफ ट्रूथ किसी चीज के बारे में होगा ही होगा, उस चीज का ट्रूथ हमें होगा ही होगा. लेकिन स्टिल नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है वो लॉजिकली इंडिपेंडेंट है नॉलेज ऑफ ट्रूथ से. सेकेंड टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ थिंग्स है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन. ठीक है, नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्शन में हमेशा नॉलेज ऑफ ट्रूथ एज अ सोर्स इंक्लूडेड रहता है. तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है उसका सोर्स, उसका फाउंडेशन, उसका बेस जो है वो नॉलेज ऑफ थिंग्स होता है. ओके, एंड नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो होता है वो लॉजिकली इंडिपेंडेंट होता है, उसे नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स के एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है. अब हम अगर बात करें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस की, ओके, तो जब हम बोलते हैं कि हमें किसी चीज के बारे में या किसी चीज से अक्वेंटेंस है, तो इसका मतलब हम उस चीज से डायरेक्टली अवेयर है. डायरेक्टली अवेयर इन द सेंस कि हम और हमारे उस चीज को जानने में कोई बीच की प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन है, कोई इन्फ्रेंस नहीं है, कोई नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स नहीं है, कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस बीच में नहीं है. तो नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है वो एक डायरेक्ट नॉलेज है थिंग की. ठीक है, जैसे कि अगर मेरे सामने कोई टेबल है, जैसे कि इस चैप्टर में एग्जांपल है कि मेरे सामने कोई टेबल है, तो मैं उस टेबल से अक्वेंटेड हूँ कैसे? सेंस डेटा के हेल्प से. उसका कलर, उसका शेप, उसकी हार्डनेस, उसकी स्मूथनेस, उसका टेबल का कलर क्या है कि ब्राउन है, रेड है, पिंक है, ब्लैक है, व्हाटएवर. उसका शेप कैसे है? रेक्टेंगुलर शेप है, सर्कुलर है, वो हार्ड है, वो बहुत स्मूथ है, या बहुत रफ हो चुकी है, या बहुत रफ है. ये सारी चीजें जो है ना, एज सुन एज यू टच द टेबल, एज सुन एज यू सी द टेबल, हमें उन चीजों के बारे में पता चल जाता है. जैसे हमने टेबल को देखा, हमें टेबल की ये सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई. तो ये हुआ टेबल के साथ अक्वेंटेंस होना. ओके, डायरेक्ट जैसे हमने उसको परसेप्शन में लिया, टच किया, फील किया, देखा, सुना, एनीथिंग, हमें उस चीज के बारे में अक्वेंटेंस हो जाती है. सो नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है वो डायरेक्ट नॉलेज है. ओके, now the particular shade of color that I'm seeing may have many things said about it. It may say that it is brown, dark and so on. लेकिन ऐसे statements, अब हमने कलर तो देखा, लेकिन कलर का कौन सा शेड? इन ब्राउन there are so many shades, there's bobby brown, or there's brunette and dark brown and light brown and so many different shades of browns as well. तो ये statements जो है वो हमें कलर के ट्रूथ के बारे में तो बताते कि what is the shade of color, लेकिन द कलर इटसेल्फ, ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर हमें मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल द टेबल इज ऑफ कलर पिंक एंड इट इज रोज पिंक. ओके, इट्स नॉट अ लाइट पिंक, इट्स अ रोज पिंक, और इट्स नॉट अ नॉट अ व्हाटएवर अनदर पिंक, इट्स अ रोज पिंक कलर. तो अगर हमें पता है कि टेबल इज पिंक, फिर उसके बाद किसी ने आकर बोला कि द टेबल इज रोज पिंक, तो रोज पिंक बोलने से कलर के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ेगी या कम नहीं होगी? हम कलर को जितना जानते हैं
जिस तरीके से कलर को पहचानते हैं उसको हम वैसे ही पहचानेंगे। वो शेड जो हमें दिख रहा है, जैसे हमें दिख रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या उसके ट्रूथ के बारे में कोई चेंज नहीं आएगा। उस कलर के बारे में जो हमें पता है या जितना हम जानते हैं वो अनचेंज रहेगा। ओके, तो जैसे ही हम किसी कलर को देखते हैं, भले ही हमें उस कलर का शेड नहीं पता है, लेकिन हम उस कलर को अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं, उस कलर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो बियॉन्ड दैट उसकी कोई और नॉलेज पॉसिबल नहीं है। वो कलर से हम वेल अक्वेंटेड है। तो जो सेंस डेटा होता है किसी भी चीज के अपीयरेंस से रिलेटेड होता है, हमारी उस चीज से अक्वेंटेंस होती है, और इसलिए वो डायरेक्ट नॉलेज होती है। वो हमें इमीडिएटली पता चल जाती है, जैसी है वैसी के वैसी पता चल जाती है। ओके, मान लो कि किसी ने आकर बोला कि दिस इज नॉट व्हाइट, दिस इज ऑफ व्हाइट। तो ऑफ व्हाइट बोलने से ऐसा नहीं कि अच्छा आपका कलर को लेकर परसेप्शन चेंज हो गया और आप कलर को दूसरे शेड में देख रहे हो। कलर अभी भी वही शेड में आपको दिख रहा है, वैसे ही आपको दिख रहा है। दैट इज व्हाट इज अक्वेंटेंस, कि हमें इमीडिएटली देखते ही अपीयरेंस से पता चल जाता है, और उसमें हमें नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स, जैसे कि वो किस शेड में है, उसकी जरूरत नहीं होती है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस में। अब हमने देखा नॉलेज बाय अक्वेंटेंस, जो कि डायरेक्ट परसेप्शन से हमें पता चलता है। अब हम जब टेबल को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करते हैं, तो वो डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो टेबल की अक्वेंटेंस जो है वो तो हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस से पता चल जाती है, लेकिन वी हैव सीन it is possible to doubt whether there is a table at all, whether it is not possible to doubt the sense data. What we are trying to say is कि जो टेबल के बारे में हमारी नॉलेज है, that table as an object exist कर रही है, कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो टेबल है बिकॉज इट हैज सर्टन पर्पस, उसके ओके दैट इज इन पर्टिकुलर शेप या ये समथिंग काइंड ऑफ दैट फीचर, वो हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस से नहीं पता चलता है, वो हमें नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन से पता चलता है। ओके, तो ये नॉलेज होना कि टेबल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको देखकर हमें ये सेंस डेटा होता है। क्या सेंस डेटा होता है? कि वो हार्ड है, या वो स्मूथ है, या फिर वो रफ है, या फिर वो ब्राउन है, या फिर वो रेक्टेंगुलर है, या वो सर्कुलर है। तो ये जो सेंस डेटा होता है ये हमें टेबल के एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होने से होता है। टेबल बीइंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इज नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। तो कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में जिसमें हम टेबल के बारे में डायरेक्टली अवेयर है, हमें टेबल के बारे में कैसे पता चलता है? नॉलेज ऑफ ट्रूथ से, कि देयर इज अ टेबल दैट इज एग्जिस्टिंग and the actual thing which is the table is not known to us at all. We know a description and we know that there is just one object to which the description applies, though the object is not directly known to us. तो जो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, हम क्या करते हैं? अक्वेंटेंस से, सेंस डेटा से हमने जो उस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देखा है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन हमें पता है, हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल let's say that there is one person जो दूसरे पर्सन को बोलता है कि ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरी साड़ी अंदर रह गई है। ओके, द साड़ी इज kept in the room. Now let's say the person doesn't know what a sari is. Okay, तो the person is not aware with साड़ी as a physical object, कि साड़ी एक physical object की तरह exist करता है, person को नहीं पता, उसने पहले कभी साड़ी देखी नहीं, the person is not from India or whatever. Okay, so जो पर्सन ए है वो उसको डिस्क्राइब करे कि ओके, द साड़ी इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, मेरी साड़ी जो है वो लेट्स से पिंक कलर की है, इट हैज ब्लैक बॉर्डर्स ऑन इट, इट इज सॉफ्ट, या इट इज दिस और इट इज दैट, इट इज केप्ट ऑन द बेड, फोल्ड करके रखी हुई है या ओपन है, मतलब इट्स नॉट, इट्स अनफोल्डेड, व्हाटएवर। तो जो पर्सन को साड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, दैट पर्सन गोज इनटू द रूम, और वो रूम में बहुत सारे कपड़े पड़े, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन जो उसे दिया गया है वो सिर्फ एक कपड़े के ऊपर अप्लाई कर रहा है, which is pink in color and has black borders. तो वो पर्सन उस डिस्क्रिप्शन को ले जाकर एक ऑब्जेक्ट पर फिट कर देता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट देन बिकम्स, तो वो जो साड़ी का कलर है, साड़ी की बॉर्डर है, जैसे ही देखा उसने, उसको साड़ी की कलर और उससे अक्वेंटेंस हो गई। उस ऑब्जेक्ट, उसको पर्सन को ये नहीं पता है कि वो साड़ी है कि क्या है, बट उससे उसको अक्वेंटेंस हो गई है। सो अक्वेंटेंस के लिए किसी भी ट्रूथ के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए देयर नीड्स टू बी अ नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स, तभी जाके वो डिस्क्रिप्शन उसने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर परफेक्टली अप्लाई किया। तो जब हम बोलते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, दैट इज नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। हमारी जितनी भी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स, ये जो है वो अक्वेंटेंस के ऊपर रेस्ट करती है। सो अक्वेंटेंस, नॉलेज बाय अक्वेंटेंस इज आवर फाउंडेशन। तभी हम नॉलेज के बारे में बाय डिस्क्रिप्शन भी अवेयर होते हैं। अब मान लीजिए कि वो साड़ी सपोज उस रूम में है ही नहीं, अगर वो साड़ी प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट से अक्वेंट ही नहीं होंगे और हम कोई डिस्क्रिप्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज ऑफ अक्वेंटेंस, जो डायरेक्ट परसेप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ ऑल्सो एंड नॉलेज ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ओके, अब हम देखते हैं कि अक्वेंटेंस में सेंस डेटा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जिन चीजों से हम अक्वेंटेड है, ठीक है, तो बेसिकली नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है हमें सेंस डेटा से सबसे ज्यादा पता चलता है, ठीक है। लेकिन देयर इज वन थिंग कि नॉलेज बाय अक्वेंटेंस में सिर्फ सेंस डेटा नहीं आता है, ठीक है। सेंस डेटा इन द सेंस कि ओके, वी हैव सीन विथ आवर आईज, वी टच्ड विथ आवर हैंड्स, वी फेल्ट इट, वी टेस्टेड इट, वी स्मेल्ड इट, वी हर्ड इट, ये जो भी सेंसेस से रिलेटेड जो डेटा हम इन 5 सेंसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो सेंस डेटा तो सबसे ऑब्वियस हमें लगता है कि अरे नॉलेज बाय अक्वेंटेंस पता करना है तो इट इज सेंस डेटा से हमें पता चलती है। लेकिन सेंस डेटा इज नॉट द ओनली मीन्स जिससे हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस मिलती है। मान लीजिए कि सिर्फ नॉलेज बाय अक्वेंटेंस हमें सेंस डेटा से मिलती है, ओके। अगर ऐसा होता तो जो चीज उस समय हमारी आंखों के सामने है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में पता होता, एट दैट मोमेंट ओनली। हमें पास्ट या उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और ना हम किसी चीज के बारे में ट्रूथ पता कर सकते, ठीक है। मान लो कि पर्सन ने डिस्क्राइब किया कि द साड़ी इज पिंक इन कलर, ब्लैक इन विद ब्लैक बॉर्डर्स एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब उसके पास तो पर्सन के पास सिर्फ सेंस डेटा है, तो जब वो रूम में जाएगा तो पर्सन डजंट नो व्हाट कलर पिंक इज, तो उसके पास क्योंकि सिर्फ सेंस डेटा है तो मतलब वो उसी मोमेंट उस कलर को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं है, उसको उस नॉलेज ऑफ ट्रूथ है ही नहीं कि पिंक कलर क्या होता है, ओके। तो जितनी भी नॉलेज ऑफ ट्रूथ है उसमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस तो जरूरी होती है, लेकिन उसमें सेंस डेटा के अलावा एक और हेल्प से हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस मिलती है, जिसे हम कई बार कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर यूनिवर्सल्स। तो व्हाट द थिंग इज कि जब हम नॉलेज बाय अक्वेंटेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो सेंस डेटा के अलावा बियॉन्ड सेंस डेटा हमारे पास नॉलेज बाय अक्वेंटेंस के मीन्स है। सबसे पहला मीन्स तो हमने देखा सेंस डेटा, ठीक है। सेंस डेटा से हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस मिलती है। जो हमारा सेकेंड मीन्स है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस का, दैट इज मेमोरी। Let us highlight it. Okay. The first one is sense data. The next one that we have is memory. देखिए, जब तक हम चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, वही चीज हो गई कि आप रूम में गए, यही नहीं पता कि पिंक होता क्या है, तो यू हैव अ मेमोरी ऑफ द कलर पिंक। आपने पहले कलर पिंक को देखा है एंड यू नो व्हाट द कलर पिंक, या पर्सन ने देखा है तो द पर्सन नोज व्हाट द कलर पिंक इज, एंड तभी वो रूम में जाके साड़ी को या उस पिंक कलर को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो जो हमने हमारे सेंसेस के हेल्प से देखा है, सुना है, टच किया है, फील किया है, टेस्ट किया है, स्मेल किया है, वो सारी चीजें हमें याद रहती है, ठीक है। तो याद रहने की वजह से हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक कर पाते हैं, और ये हमारी मेमोरी की नॉलेज है, ये भी इमीडिएट नॉलेज है। तो मेमोरी की हेल्प से हमें सारी नॉलेज कंसर्निंग द पास्ट पता चलती है। हमारी पास्ट की सारी नॉलेज है, ऑफकोर्स वो मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, और मेमोरी जो है वो सेंस डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो विदाउट मेमोरी हम लोग नॉलेज ऑफ पास्ट नहीं कर सकते, हम लोग कोई चीज इन्फर नहीं कर सकते। तो नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है उसमें सेंस डेटा के अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट मीन्स है मेमोरी। मेमोरी से हमें जो होता है, जो थर्ड मीन्स है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस का, दैट इज अक्वेंटेंस बाय इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, ओके। अब हम लोग सिर्फ चीजों से अवेयर नहीं होते, बट वी आर अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ देम। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग टू अंडरस्टैंड। जैसे कि जब हम सन को देख रहे होते हैं, ठीक है, हम अवेयर है कि आई एम सीइंग द सन, ओके, but my seeing the sun is an object with which I have an acquaintance. What we are trying to say is, मतलब
हम इस चीज से अवेयर है कि हम सन को देख रहे हैं, तो आई जो इसमें है, वी आर दी ऑब्जेक्ट जो एक एक्टिविटी कर रहा है, वी आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। जैसे जब हमें भूख लग रही होती है तो हमें भूख तो लग रही है, लेकिन भूख लगने के साथ साथ हम उस अवेयर भी, इस फीलिंग के साथ भी अवेयर है कि यस आई एम हंग्री। ओके, मान लीजिए कि ब्रेकअप हुआ किसी का, द पर्सन इज हार्ट ब्रोकन, तो ओके उसे वो फिजिकल पेन नहीं हो रहा है, बट द पर्सन इज इन पेन, मेंटल पेन में है, और वो पर्सन अवेयर भी है कि यस आई एम इन मेंटल पेन, या यस आई एम इन जॉय और वट एवर। ओके, सो ये जो अक्वेंटेंस है इसे कहा जा सकता है सेल्फ कॉन्शियसनेस या इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें हमारी मेंटल थिंग्स की नॉलेज हमें मिलती है। जो भी हमारे माइंड में है, जो हमारी मेंटल चीजें हैं, उसकी नॉलेज हमें इमीडिएटली हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस या हमारे इंट्रोस्पेक्शन की हेल्प से हमें मिलती है। आई एम हंग्री बट आई एम ऑल्सो अवेयर दैट आई एम हंग्री। मुझे पता है कि मुझे भूख लग रही है। ओके, सो दैट इज वॉट बीइंग अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, हमारी मेंटल थिंग्स के साथ हमारी अवेयरनेस होना। ओके, तो ये हमारे माइंड में चल रहा होता है, इसलिए हमें उसके बारे में इमीडिएटली पता चल जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग। ओके, और वन थिंग इज कि हम लोग हमारे कंटेंट ऑफ माइंड के साथ अवेयर होते हैं। वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन आवर माइंड, लेकिन नॉट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पर्सन्स माइंड। तो किसी और के बारे में पता करने के लिए हमें नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है वो मेमोरी या सेंस डेटा से पता चलेगी। नॉलेज ऑफ बाय नॉलेज बाय अक्वेंटेंस, इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ कॉन्शियसनेस के केस में हमें सिर्फ अपने बारे में, अपनी मेंटल चीजों के बारे में नॉलेज होगी। सो हम ये नहीं कह सकते कि इंट्रोस्पेक्शन से मुझे पता चला है कि दैट पर्सन इज इन पेन, बिकॉज अगर इंट्रोस्पेक्शन है तो वी आर लुकिंग एट आवर ओन मेंटल इमेज या मेंटल थिंग जो हमारे माइंड में चल रहा है। हम दूसरों के बारे में अगर हमें ये बोलना है कि दैट पर्सन इज इन पेन, तो वो हमें सेंस डेटा से फिर पता होगा कि ओके इफ दैट पर्सन इज क्राइंग एंड होल्डिंग वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रेसिंग इट एंड और मेकिंग साउंड्स, तो हमें सेंस डेटा एंड मेमोरी से पता चलता है कि यस दैट पर्सन इज इन पेन। अब जो रसल का कहना है कि जो एनिमल्स होते हैं दे डोंट हैव दिस, in the sense that they are not self-conscious beings. So it's like they are hungry, but they are not themselves aware that I am hungry. वो बस भूख में जो instinct होता है उसके साथ जाकर and they just eat something and it's done. So what Russell tries to say कि जो animals होते हैं they have acquaintance by sense data, but they are not introspecting beings. They are not aware कि उनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस है कि यस आई हैव दिस सेंस डेटा एंड मैं उन चीजों को देख रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग दोस थिंग्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो इट इज दैट दे हैव सेंसेशंस एंड फीलिंग्स बट they exist, but they are not really aware कि okay they are feeling pain or they're feeling happiness right now. They're not aware of that कि I exist. They are not aware of their own. They are existing, but हम भी एग्जिस्ट करें, लेकिन हमें उस एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस है कि यस आई एम एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग। अब हमें now there are two things, okay? First is self consciousness, then the next is consciousness of ourself. Okay, these are two different things. Self consciousness and consciousness of ourself मतलब कि जो हमारे particular thoughts and feelings है, how we are aware of our own thoughts and our own feelings. Okay, so the question whether we are also acquainted with our bare selves as opposed to particular thoughts and feelings is very difficult. When we try to look into ourselves, we always seem to come upon some particular thought or feeling, not upon the I which has the thought or feeling. तो conscious of ourself मतलब कि हम लोग देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट हम उसको उस लाइट में नहीं देख पाते कि आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड आई एज एन ऑब्जेक्ट इज फीलिंग दिस एंड दिस। तो देर आर रीजन्स फॉर थिंकिंग दैट वी आर acquainted with the I, but it is hard to disentangle from other things. What Russell is trying to say here is, एक तो हमने सेंस डेटा, दूसरा मेमोरी,
थर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन और फोर्थ इज कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सेल्फ. कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सेल्फ मतलब बीइंग अवेयर that I as an object have particular thoughts, have particular feelings. तो जैसे कि जब हम बोलते हैं कि my seeing the sun, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के साथ acquainted हैं. पहला सेंस डेटा जिसमें कि हम सन हमें दिख रहा है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो सेंस डेटा को फील कर रहा है और सेंस डेटा को देख रहा है, जो कि है मैं, आई जो उस सेंस डेटा की हेल्प से उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है. तो एक तो है कि मुझे सन दिख रहा है, you know, I'm able to see the sun, and then next is I have a sense data कि yes वो sense data of that sun. So जितनी भी acquaintance है, जैसे कि with the sense data it represents the sun, and obviously a relation between the person acquainted and the object with which the person is acquainted. तो जब हम बोलते हैं acquaintance के बारे में, तो which with which I can be acquainted as I am acquainted with my acquaintance with the sense datum representing the sun. तो मुझे ये पता है कि मेरे पास ये सेंस डेटा की हेल्प से नॉलेज है कि सन जो है वो शाइन अभी कर रहा है, या सन येलो दिख रहा है या वाइट दिख रहा है. तो पर्सन बीइंग acquainted with himself or herself. तो जब हम बोलते हैं कि आई एम अक्वेंटेड विथ माई सीइंग द सन, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो सेंस डेटा आ रहा है कि मैं सन को देख रही हूँ, तो इसका मतलब सिंपल लाइन में सेल्फ अक्वेंटेड विथ सेंस डेटा, बीइंग अक्वेंटेड कि यस मेरा सेंस डेटा के साथ अक्वेंटेंस है. Further we know the truth, I'm acquainted with the sense datum. It is hard to see how we could know this truth or even understand what is meant by it unless we were acquainted with something which we call I. It does not seem necessary to suppose that we are acquainted with a more or less permanent person, the same today as yesterday, but it does seem as though we must be acquainted with that thing, whatever its nature, which sees the sun and has acquaintance with sense data. तो जब हम इस I को बोलते हैं, we are ourselves I, लेकिन हम I को कभी एक ऑब्जेक्टिव लाइट में नहीं देखते हैं. We are not acquainted with the same thing permanently, क्योंकि I भी everyday change हो रहा है. तो हमारी acquaintance जो I के साथ है वो भी everyday change हो रही है. Till yesterday, for example, somebody's weight was 60 kg. 2 days later, the person's weight is 65 kgs. तो वो 2 दिन पहले जिस I से acquainted था उसका weight 60 kg था, 2 दिन बाद है उसका वेट 65 kg है. तो ये आई के साथ अक्वेंटेंस होना ये परमानेंट नहीं, ये अक्वेंटेंस भी चेंज हो रहा है, इसका कंटेंट भी चेंज हो रहा है. But it does seem as though we must be acquainted with that thing, whatever its nature, which sees the sun and has acquaintance with sense data. तो कुछ सेंस में it would seem we must be acquainted with ourselves as opposed to our particular experiences. तो जब हम कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ की बात करते हैं, हम लोग बेसिकली सेंस डेटा और आई को सेपरेट लाइट में समझने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम बोलते हैं हमारी मेंटल थिंग्स, तो हमारी मेंटल थिंग्स कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन, हमारे सेंस डेटा और हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है. लेकिन जब हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सेल्फ, हमारी पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्टिकुलर थॉट्स एंड फीलिंग्स से के बारे में, तो हमें अपने आप से उस एक्सपीरियंस, उस सेंस डेटा को डिफर करके जो प्लेन सेल्फ है उसे समझना है. But the question is difficult and complicated arguments can be adduced on either sides. Hence, although acquaintance with ourselves seems probably to occur, it is not wise to assert that it undoubtedly does occur. तो ये होता है, but मतलब बहुत it's difficult कि हम दोनों को separate कर सकें. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम अगर देखें, हमने जो सम अप किया है as follows. What has been said concerning acquaintance: we have acquaintance and sensation with the data of the outer senses, introspection, then inner sense, thoughts, feelings, desires, memory. ठीक है, that which have been data either of the outer senses or the inner sense. तो एक हमारा outer sense है और एक हमारा inner sense है, जो कि थॉट्स है, फीलिंग्स है, डिजायर्स है. तो हमारे आउटर सेंसेस के साथ है द सेंस डेटा, इनर सेंस के साथ है हमारा इंट्रोस्पेक्शन एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सेल्फ. एंड
memory, which is, outer and inner sense दोनों से. Now it is probable, though not certain, that we have acquaintance with the self as that which is it is aware of thing or has desires towards things. अब there is a fifth kind of acquaintance, and that is what we call the universals. जैसे कि हमारे general ideas, whiteness, diversity, brotherhood, justice, fairness, the universal idea of a horse, of a concept, ये कुछ यूनिवर्सल आइडियाज है. तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट, एक वर्ड ऐसा होता है जो एक यूनिवर्सल आइडिया के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि जितने भी वर्ब्स हैं उन सारे वर्ब्स का एक यूनिवर्सल मीनिंग जरूर है. ओके, सो we shall return to universal later on. For the present, it is only necessary to guard against the supposition that whatever we can be acquainted with must be something particular and existent. And awareness of universals is called conceiving, and a universal with which we are aware is called a concept. तो जिस यूनिवर्सल के साथ हम अवेयर हैं उसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट. वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटनेस, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसीविंग. यूनिवर्सल के साथ हमारी अवेयरनेस होना, अक्वेंटेंस होना. इट विल बी सीन दैट among the objects with which we are acquainted are not included physical objects nor other people's minds. These things are known to us by what I call knowledge by description. अब knowledge by acquaintance से हमें सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है एंड इनर सेल्फ के बारे में पता चलता है. दूसरे पर्सन के सेल्फ एंड मेंटल थिंग्स के बारे में ऑफ कोर्स वी कैन नॉट नो इट डायरेक्टली एग्जैक्टली कि उसके मेंटल बीइंग में, मेंटल उसमें क्या चल रहा है, व्हाट माइंड में क्या चल रहा है. लेकिन द नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और कहीं ना कहीं अदर पर्सन्स बिहेवियर और समथिंग लाइक दैट वी नो बाय नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन. ठीक है. So acquaintance में we saw these 5 kinds of knowledge by acquaintance. 5 extensions of knowledge by acquaintance: the sense data, memory, introspection, consciousness of a self, and the universals. Now when we come to description, हमारे पास 2 phrases होते हैं. The phrase of the form a so and so और the so and so. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं अ सो एंड सो, इसे कहा जाता है एम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन, एंड जब हम बात करते हैं द सो एंड सो, इसे कहा जाता है डेफिनेट डिस्क्रिप्शन. तो अ सो एंड सो केम एंड डू दिस हमारा एम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन है. हमें नहीं पता कौन वो सो एंड सो था, पर एक कोई आया और उसने वो करा. द पर्सन, द सो एंड सो केम हियर, दिस पर्सन. तो जब हम द की बात करते हैं, हमें उस चीज, ऑब्जेक्ट, पर्सन जो भी है उसके बारे में एक डेफिनेट नॉलेज है, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन है. तो जब हम बोलते हैं अ मैन, इट इज एन एम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन. देयर इज अ मैन हु डिड दिस, एंड देयर इज द मैन विद द आयरन मास्क. सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द एंड अ एज सच कि जहां अ आ जाएगा, जहां द आ जाएगा वो डेफिनेट, जहां अ आ जाएगा वो एम्बिगुअस. what we try, what we mean by a so and the so and so is कि जिसके बारे में we have an ambiguous description and जिसके बारे में we have a definite description. जब हम बोलते हैं the man with the iris mask, तो हमें definite पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मैन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास एक आयरन मास्क है. Now there are various problems connected with ambiguous descriptions, but I pass them by since they do not directly concern the matter we're discussing. So basically, इस text में we will be concerned with definite descriptions. Okay. This is a matter which is concerned exclusively with definite descriptions. I shall therefore in the sequel speak simply of descriptions. तो जब भी हम description की बात कर रहे हैं, हम लोग actually में definite description की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार definite word added नहीं होगा आगे text में. So we are not talking about the ambiguous descriptions, but we are only talking about the definite descriptions. So thus a description will mean any phrase of the form the, so and so. तो जब भी हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऑफ द फॉर्म द सो एंड सो, द मैन विद द आयरन मास्क, द मैन विद द लॉन्ग हेयर, द मैन विद द ब्राउन हैट. ओके, अब हम देखते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो होती है, हमें वो द सो एंड सो वाली जो है
जब कोई एक ऑब्जेक्ट है और बस उस एक ऑब्जेक्ट की वो सर्टेन प्रॉपर्टी है। तो जब हम बोलते हैं द सो एंड सो, मतलब हम कोई एक यूनिक प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर रहे हैं जो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के पास है और बाकी किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ओके तो हमें उस नॉलेज, उस ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बाय अक्वेंटेंस नहीं है, लेकिन वी नो दैट द मैन विद द आयरन मास्क एग्जिस्टेड। सो अक्वेंटेंस नहीं है इन द सेंस कि वी आर नॉट डायरेक्टली परसीविंग दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल इज अ वाइट मॉन्यूमेंट। जो ताजमहल है, it's a definite description because we know that it is the Taj Mahal, it is white in color, it has a dome, structure and whatever. लेकिन we are not acquainted with it. That means हम direct उसको उस moment पर perceive नहीं कर रहे हैं. So तो जैसे कि हम बात करते हैं the man with the iron mask, तो हमें पता है कि man with the iron mask exist कर रहा था, ये करता है, लेकिन हम उससे डायरेक्टली अक्वेंटेड नहीं है। उसके बारे में हमें बहुत सारी प्रोपोजिशंस पता है और वो हमें पता है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, वी नो दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द मोस्ट वोट्स विल बी इलेक्टेड, एंड इन दिस केस वी आर लाइकली ऑल्सो अक्वेंटेड इन the only sense in which one can be acquainted with when someone else, with the man who is in fact the candidate who will get the most votes, but we do not know which candidate he is. That is, we do not know any proposition of the form A is the candidate who will get the most votes, where A is one of the candidates by name. So we shall say that we have merely descriptive knowledge of the so and so when we know that the so and so exists, and although we may possibly be acquainted with the object which is in fact the so and so, yet we do not know any proposition A is the so and so where A is something with which we are acquainted. So this is a very simple, just text wise it looks very complicated. There are two candidates, candidate A and candidate B. हम कैंडिडेट A और कैंडिडेट B दोनों के साथ अक्वेंटेड हो सकते हैं, और हमें ये पता है कि या तो कैंडिडेट A जीतेगा या कैंडिडेट B जीतेगा। तो हम बोल रहे हैं कि कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विल विन। तो हमें इतनी नॉलेज है, तो ये मियरली डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। हमें मियर नॉलेज उस चीज के बारे में है कि हमें इतना तो पता है कि वो जो भी कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो ही जीतेगा। अब वो A है या वो B है उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो जब हम बात करते हैं मियरली डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के बारे में, तो हो सकता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के साथ या उस पर्सन के साथ अक्वेंटेड हैं, लेकिन हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि ये कौन सा कैंडिडेट है दोनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। वी नो कि वो ही प्रेसिडेंट बनेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, और हमें पता है कि कैंडिडेट ए को मिलेंगे या कैंडिडेट बी को मिलेंगे, लेकिन कौन से कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। जब हम बोलते हैं द सो एंड सो एक्सिस्ट, वी मीन दैट देयर इज जस्ट वन ऑब्जेक्ट व्हिच इज द सो एंड सो। तो जब हम द सो एंड सो की बात करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिक प्रॉपर्टी को हाईलाइट करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और ऑब्जेक्ट के पास नहीं। जैसे मिस्टर ए इज द यूनियनिस्ट कैंडिडेट विद दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब मिस्टर ए जो है वो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूनियनिस्ट कैंडिडेट। तो मिस्टर ए के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं होगा, यूनियनिस्ट कैंडिडेट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो जैसे कि द यूनियनिस्ट कैंडिडेट विद दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट means someone is a unionist candidate for this constituency and no one else is। कोई एक है और उसके अलावा, क्योंकि वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का यूनियनिस्ट कैंडिडेट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ अक्वेंटेड होते हैं जो कि द सो एंड सो ऑब्जेक्ट होता है, हमें उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज तो होती है कि वो द सो एंड सो एग्जिस्ट कर रहा है। But we may know that this so and so exists when we are not acquainted with any object which we know to be the so and so, and even then, even when we are not acquainted with the object which in fact is the so and so. So knowledge by description के लिए knowledge by acquaintance की जरूरत नहीं होती है। We may be acquainted with the object, we may not be acquainted with the object, लेकिन the so and so exist कर रहा है ये हमें पता होगा। हो सकता है हम उस ऑब्जेक्ट के साथ acquainted है, हो सकता है हम उस ऑब्जेक्ट या पर्सन के साथ अक्वेंटेड नहीं है। अब हम जब बात करते हैं कॉमन वर्ड्स, प्रॉपर नेम्स, ये यूजुअली डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है। जैसे कि द थॉट इन द माइंड ऑफ अ पर्सन यूजिंग अ प्रॉपर नेम करेक्टली कैन जनरली ओनली बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इफ वी रिप्लेस द प्रॉपर नेम बाय अ डिस्क्रिप्शन। So the description required to express the thought will vary for different people or for the same person at different times. तो हम जो description किसी एक person को या किसी object को describe करने के लिए use करें, वो description
डेफिनेटली वेरी करेगा, डिफरेंट टाइम्स पे एक पर्सन से वेरी करेगा या बहुत सारे पीपल की वजह से वेरी करेगा। हो सकता है एक ही पर्सन डिस्क्रिप्शन दे रहा है लेकिन अलग अलग टाइम पे दे रहा है, तो वो वेरी करेगा। कल पर्सन ने सपोज कैंडिडेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि उसने रेड स्वेटर पहना था, आज वो डिस्क्रिप्शन देगा उसने येलो स्वेटर पहना है। सो द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट as long as the name is rightly used is the object to which the individual, the involved usually makes no difference to the name applies. So only thing जो constant रहेगी वो है वो object या वो person जिसके बारे में description दिया जा रहा है। उसके अलावा वो description जो है वो change होता रहेगा। Okay, the particular description involved usually makes no difference to the truth or falsehood of the proposition in which the name appears. तो कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन जो है किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में, वो उसके पर्सन या ऑब्जेक्ट के नॉलेज ऑफ ट्रूथ में कोई भी एडिशन नहीं करेगा। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट बिस्मार्क। Okay, assuming that there is such a thing as direct acquaintance with oneself, Bismarck himself might have used his name directly to designate the particular person with whom he was acquainted. In this case, if he made a judgment about himself, he himself might be a constituent of the judgment. तो अगर बिस्मार्क ये चीज बोलता है कि I am hungry, उसने अपने बारे में ये जजमेंट बनाया, तो इसमें बिस्मार्क is acquainted with himself, directly with himself. यहाँ पे direct proper name has the direct use which it always wishes to have as simply standing for a certain object and not for a description of the object. तो यहाँ पे जो proper name है Bismarck is hungry, हमने proper name का किसी description के लिए यूज नहीं किया पर उसके proper name के लिए यूज किया। What this person was acquainted with were certain sense data which he connected rightly, we will suppose that with Bismarck's body. His body as a physical object and still more his mind were only known as the body and the mind connected with these sense data. That is, they were known by description. It is of course very much a matter at chance which characteristics of a man's appearances will come into a friend's mind when he thinks of him. That's the description. Actually in the friend's mind is accidental. दो चीज है, एक है कि बिस्मार्क अपने बारे में कोई जजमेंट बना रहा है तो वो अपने आप से डायरेक्टली एक्वेंटेड है और वहां पे प्रॉपर नेम जो है वो जो है वो प्रॉपर नेम का काम कर रहा है। देन द सेकेंड काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में बी सपोज बिस्मार्क का कोई फ्रेंड, टू फ्रेंड्स ऑफ बिस्मार्क टॉकिंग अबाउट बिस्मार्क। अब फ्रेंड के माइंड में बिस्मार्क की कैसी इमेज बनती है इज एक्सीडेंटल। तो यहाँ पे द इसेंशियल पॉइंट इज दैट ही नोज दैट द वेरियस डिस्क्रिप्शंस ऑल अप्लाई टू द सेम एंटिटी, चाहे वो उसको कैसे भी व्यू करे, क्या भी उसका डिस्क्रिप्शन दे, बट as long as it applies to that one entity, in spite of not being acquainted with the entity in question. So when we who did not know Bismarck make a judgment about him, the description in our minds will probably some or more or less vague mass of historical knowledge. तो जब ठीक है, जैसे let's say we make a judgment about Winston Churchill, तो Winston Churchill के बारे में judgment जो हम देंगे that will be based on our historical knowledge that is required to identify him. But for the sake of the illustration, let us assume that we think of him as the first chancellor of the German Empire. चलो हम बिस्मार्क के बारे में बात करें और let's say एक हमने उसको historical knowledge के basis पे description दिया, बिस्मार्क was the first chancellor of the German Empire. तो जब हम बात कर रहे हैं the first chancellor of the German Empire, हमने description change कर दिया, but the person that this description is applying to is Bismarck, only the same person. अब यहाँ पे जर्मन को छोड़ के सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट है। द वर्ड जर्मन विल अगेन हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे जब हमने बात करी जर्मनी, तो जर्मनी में कोई किसी के लिए जर्मनी का मैप हो जाएगा, किसी के लिए जर्मन फूड हो जाएगा, किसी के लिए जर्मन लैंग्वेज हो जाएगा। तो जर्मनी जो है उसके बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल हो सकते हैं। If we are to obtain a description which we know to be applicable, we shall be compelled to bring in a reference to a particular with which we are acquainted. तो जब भी हम किसी ऐसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली acquainted नहीं है, तो हमें कोई ऐसी चीज को डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे हमारी acquaintance है। जब हमने बोला कि बिस्मार्क was the first chancellor of the German Empire,
तो हमारी अक्वेंटेंस यहाँ जर्मनी या जर्मन के साथ है, इसी वजह से हमने बिस्मार्क को ये डिस्क्रिप्शन दे पाए हैं. To assume to some look of such reference is involved in any mention of past, present and future, or of here and there of what others have told us. So thus it would seem that in some way or other a description known to be applicable to a particular must involve some reference to a particular with which we are acquainted. तो जब हम किसी ऐसे चीज के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम लोग अक्वेंटेड है. जैसे जब हम बोलते हैं if our knowledge about the thing described is not to be merely what follows logically from the description. For example, the most long-lived of men is a description involving only universal जो किसी एक man को apply करती है, but we can make no judgments concerning this man which involve knowledge about him beyond what the description gives. So जब हमने बोला the most long-lived of men, ये पूरा universal based सेंटेंस है जिसमें हमें मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ मेन के अलावा कोई और नॉलेज, कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकता. हाउएवर जब हम बोलते हैं द फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मनी वाज एन एस्ट्यूट डिप्लोमेटिस्ट, we can only be assured of the truth of our judgment in virtue of something with which we are acquainted, usually a testimony heard or read. Apart from the information we convey to others, apart from the fact about the actual mismark, which gives importance to our judgment, the thought we really have contains the one or more particulars involved and otherwise consists wholly of concepts. So एक सेंटेंस के भी दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, वन आर द पर्टिकुलर्स एंड अदर आर द यूनिवर्सल्स. यूनिवर्सल्स आर द कॉन्सेप्ट्स. जितने भी नेम्स हैं जगहों के, लंदन, इंग्लैंड, यूरोप, अर्थ, सोलर सिस्टम, इनमें भी ऐसे डिस्क्रिप्शन है जिसमें कुछ पर्टिकुलर्स इन्वॉल्व है जिसके साथ हम अक्वेंटेड है. जो यूनिवर्स है as considered by metaphysics involves such a connection with particulars. In logic, on the contrary, where we are concerned not merely with what does exist but with whatever might or could exist or be, no reference to actual particulars is involved. है ना. तो लॉजिक में हम किसी पर्टिकुलर चीज के साथ अक्वेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे नेम्स ऑफ प्लेसेस या जो हम डिस्क्रिप्शन थर्ड पर्सन का हिस्टोरिकल नॉलेज के बेसिस में देते हैं, वो दीज ऑल हैव सम पर्टिकुलर्स इन्वॉल्व. कुछ ऐसा रेफरेंस होता है जिसके साथ वी आर ऑलरेडी अक्वेंटेड. It would seem that when we make a statement about something only known by description, we often intend to make our statement not in the form involving the description but about the actual thing described. That is to say, when we say anything about Bismarck, we should like, if we could, to make the judgment which Bismarck alone can make, namely the judgment of which he himself is a constituent. In this we are necessarily defeated, since the actual Bismarck is unknown to us, but we know that there is an object B called Bismarck and that B was an astute diplomatist. We can thus describe the proposition we should like to affirm, namely B was an astute diplomatist, where B is the object, which was Bismarck. If we're describing Bismarck as the first chancellor of the German Empire, the proposition which we should like to affirm may be described as the proposition asserting concerning the actual object, which was the first chancellor of the German Empire, that this object was an astute diplomatist. What enables us to communicate in spite of the various descriptions we employ is that we know there is a true proposition concerning the actual Bismarck, and that however we may vary the description, the proposition described is still the same. The proposition which is described and is known to be true is what interests us, but we are not acquainted with the proposition itself and do not know it, though we know it is true. तो जब हम बात करते हैं बिस्मार्क के बारे में, अगर हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया, जब तक वो डिस्क्रिप्शन ट्रू है, ऐसा हो सकता है कि हम उस डिस्क्रिप्शन के साथ अक्वेंटेड नहीं है, उस प्रोपोजिशन के साथ अक्वेंटेड नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि जर्मन एम्पायर का कोई फर्स्ट चांसलर भी था. सो जो प्रोपोजिशन जिसको हम यूज करें डिस्क्राइब करने के लिए, हम उस प्रोपोजिशन के साथ भी डायरेक्टली अक्वेंटेड, जरूरी नहीं कि हम डायरेक्टली अक्वेंटेड है, हम उस पर्सन के साथ डायरेक्टली अक्वेंटेड नहीं है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन शुड बी ट्रू. तो जब हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि कोई बिस्मार्क नाम का पर्सन एग्जिस्ट करता था जो कि जर्मन एम्पायर का फर्स्ट चांसलर था, और वो उसका डिस्क्रिप्शन है विच वी नो इज ट्रू. ओनली देन can we actually understand, or only then can we actually refer ki okay, we are talking about Bismarck. It will be seen that there are various stages in the removal from acquaintance with particulars. There is Bismarck to people who knew him. तो पहला है Bismarck to people who knew him.
Bismarck to those who only know him of history, the man with the iron mask, which is the third one, the longest lived of men. These are progressively further removed from acquaintance with particulars. The first comes as near to acquaintance as is possible in regard to another person. तो हम ये जो देख रहे हैं इसमें acquaintance का लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है. पहला जो लोग बिस्मार्क को जानते थे वो सबसे ज्यादा acquainted थे. दूसरा जो बिस्मार्क को सिर्फ हिस्ट्री से जानते हैं वो थोड़े कम अक्वेंटेड है उसके साथ. तीसरा द मैन विद द आयरन मास्क, इसमें और भी ज्यादा कम अक्वेंटेंस है बिस्मार्क से. और द लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑफ मैन, क्योंकि इसमें प्योर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई पर्टिकुलर्स है ही नहीं, सारे यूनिवर्सल्स हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा लीस्ट अक्वेंटेड है. ओके तो पहला है कम्स एज नियर टू अक्वेंटेंस एज इज पॉसिबल इन रिगार्ड टू अनदर पर्सन. सेकंड में इट इज सेड हु नो बिस्मार्क वॉज, Bismarck was. Third में we do not know who was the man, but we know कि उसका iron mask था. तो we know that we can know many propositions about him which are not logically deducible from the fact that he wore an iron mask. और fourth में हमें पता है जो कि beyond what is logically deducible from the definition of a man, क्योंकि हम बात कर रहे हैं longest lived of men, क्योंकि ये completely universal है, इसमें कोई भी particular नहीं हो कि सारे universal concepts की बात कर रहे हैं. Many universals, like many particulars, are only known to us by description, but here, as in the case of particulars, knowledge concerning what is known by description is ultimately reducible to knowledge concerning what is known by acquaintance. तो जो knowledge of particulars है उसमें धीरे धीरे level of acquaintance कम होते जाता है, लेकिन जो knowledge यूनिवर्सल्स की है, यूनिवर्सल्स के इस केस में उल्टा होता है कि डिस्क्रिप्शन से धीरे धीरे हम रिमूव करते जाते हैं, नॉलेज ऑफ अक्वेंटेंस तक पहुंच जाते हैं, नॉलेज बाय अक्वेंटेंस तक. The fundamental principle in the analysis of propositions containing description is this: every proposition which we can understand must be composed wholly of constituents with which we are acquainted. तो जो भी proposition हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो proposition में acquainted principles or constituents का use होना चाहिए. We shall not at this stage attempt to answer all the objections which may be urged against this fundamental principle. For the present, we shall merely point out that in some way or other it must be possible to meet these objections, for it is scarcely conceivable that we can make a judgment or entertain a supposition without knowing what it is that we are judging or supposing about. We must attach some meaning to the words we use if we are to speak significantly and not utter mere noise. हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारे साथ उसकी थोड़ी acquaintance होनी चाहिए, एकदम ब्लैबर नहीं करना है. तो जो हम साउंड्स भी बना रहे हैं उन साउंड्स का भी कोई मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेड होना चाहिए. तो जब हम बोलते हैं कि जूलियस सीजर के बारे में हम जब कोई स्टेटमेंट बताते थे कि हमें पता है कि जूलियस सीजर हिमसेल्फ इज नॉट बिफोर आवर माइंड्स, हम उसके साथ अक्वेंटेड नहीं है, लेकिन हमारे पास जूलियस सीजर का एक डिस्क्रिप्शन हमारे माइंड में है. वो मैन जो है जिसने आइडिस ऑफ मार्च को असैसिनेट करा था, या जूलियस सीजर इज द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर, या द मैन हुज नेम वाज जूलियस सीजर. तो हम इसमें जितने भी वर्ड्स का यूज करें हम सभी वर्ड्स के साथ अक्वेंटेड है. दीज आर नॉट जस्ट सिंपल नॉइज. Okay, in this last description, Julius Caesar is a noise or shape with which we are acquainted. तो जब हम बोले the man whose name was Julius Caesar, इसमें हम जूलियस सीजर के डिस्क्रिप्शन के साथ बिल्कुल अक्वेंटेड नहीं है. हम सिर्फ जूलियस सीजर यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक नॉइज है जब हम बोलते हैं द मैन हुज नेम वाज जूलियस सीजर. तो एक आदमी था जिसका नाम था जूलियस सीजर, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं. जूलियस सीजर सिर्फ एक साउंड है हमारे लिए. तो our statement does not mean quite what it seems to mean, but means something involving instead of Julius Caesar and description of which, जिसमें हम कहीं ना कहीं उससे acquainted है. जब हम ये बोलते हैं कि रोमन एम्पायर का एम्परर, फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर, जिसने आइडिस ऑफ मार्च को असैसिनेट किया, तो ये डिस्क्रिप्शंस इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ हम कहीं ना कहीं अक्वेंटेड है. हम रोमन के साथ अक्वेंटेड है, हम एम्पायर के साथ अक्वेंटेड है, हम असैसिनेटेड के साथ अक्वेंटेड है. तो वी आर अक्वेंटेड ऑफ दीज थिंग्स. हम भले आइडिस ऑफ मार्च के साथ अक्वेंटेड नहीं है, बट एटलीस्ट हमें जूलियस सीजर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिला कि अच्छा उसने आइडिस ऑफ मार्च को मारा था. The chief importance of knowledge by description is that it enables us to pass beyond the limits of our private experience. तो private experience के beyond जो knowledge by acquaintance में हम नहीं कर सकते, उसमें हमारा private experience होना जरूरी है, क्योंकि वो direct knowledge है. In spite of the fact that we can only know truths which are wholly composed of terms which we have experienced in acquaintance, we can yet have knowledge by description of things which we have never experienced. In view of the very narrow range of our immediate experience, this result is vital, and until is understood, much of our knowledge must remain mysterious and therefore doubtful. The knowledge by description बहुत जरूरी है, क्योंकि knowledge by acquaintance हमें सिर्फ जो direct objects हैं, जो direct perception है, उससे मिलता है, which is very less.
बियॉन्ड आवर ओन परसेप्शन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी नॉलेज हमें नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन से मिलती है.